सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। बुआ जी आपको प्रणाम, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। खुश रहो और हमारे सभी श्रोताओं को हमारा भी सादर नमन, ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद। और बुआ जी देखिए, आज एक ऐसा विषय है जिसमें माँ की बहुत जरूरत होती है। और वैसे आप बड़ी हैं तो आप भी माँ समान ही है। कि जब हम खाना बनाना सीखते हैं ना, तब माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि पूरा जो भी हम बनाते हैं उसमें माँ के विचारों का, माँ के अनुभव का बहुत सारा उसके अंदर संयोग होता है, मेल होता है। यही तो हम कह रहे हैं कि सीखते ही माँ से हैं। हर चीज माँ ही सिखाती है, चाहे वो चलना हो, चाहे बोलना हो, या फिर गृहस्थी की जो बागडोर है वो सौंप देती है हमारे हाथ में, और धीरे धीरे हम अपने आप सीखते चले जाते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो बिल्कुल है ना। तो आज हम इस विषय पर थोड़ी बात करेंगे। और इसके अलावा आज एक विशेष दिन है। नहीं, हम कहाँ बात करेंगे, हमारे साथी लिखकर भेजेंगे कि जब उन्होंने माँ से सीखा तो क्या क्या किया, है ना। हाँ बिल्कुल बताएंगे वो हमें। और आज विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। जी हाँ। तो इस विषय पर भी चर्चा होगी, खेल का क्या महत्व है और क्यों ये दिन मनाया जाता है। और पर्यटन स्थल में हम चलेंगे आज बूंदी। ये जो जगह है बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कह सकते हैं कि बहुत सारी जो है ना दर्शनीय स्थल अपने में समेटे हुए, तो वहां घूमेंगे। काफी चलना पड़ेगा भाई, बिल्कुल ऐतिहासिक महत्व है बूंदी का। वैसे जब बूंदी की बात आती है ना बुआ जी, तो एक ही बात दिमाग में आती है कि या तो बूंदी का रायता बनाया है हमने, या बूंदी के लड्डू बनाए हैं। लेकिन बूंदी एक घूमने लायक जगह भी है। ये आज हम बताएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे साथी हमारे घूम भी चुके होंगे, वो भी साझा करेंगे कि वो गए तो उन्हें वहां कैसा लगा। और जाहिर है कि घूमने से हमें खुशियां तो मिलती ही हैं, तो बटोर लीजिए इन खुशियों को अपने आंचल में। और देखिए कैसे नन्ही नन्ही जो खुशियां हैं वो कैसे बटोरी जा सकती हैं, ये भी हम साझा करेंगे। बिल्कुल। और इसके अलावा आज है हनुमान जन्मोत्सव, हम मना रहे हैं। और तो हनुमान जयंती की हमारे सभी श्रोताओं को हम सबकी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और कहते हैं कि मान्यताओं के अनुसार ये बात सामने आती है कि हनुमान जी को रुद्रावतार यानी कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है, और मंगलवार का दिन उनको समर्पित किया गया है। तो कहते भी है ना कि आज मंगलवार है, महावीर का वार है। हनुमान जी को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति या मारुत नंदन भी कहते हैं, यानी हवा के बेटे, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीश, शंकर सुवन, और इसके संग संग फाल्गुन सखा भी कहा जाता है, यानी कि अर्जुन के मित्र भी उन्हें कहा जाता है। हाँ, यानी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और कहते हैं कि जब भी कोई हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहले हम संकट मोचन को ही याद करते हैं, क्योंकि वो सबकी पीड़ा हरते हैं और हमको दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आज हम सभी के लिए ये प्रार्थना करते हैं कि भाई हम सब खुश रहें, खुशहाल रहें, और किसी के जीवन में अगर कोई दिक्कत आए तो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, यानी कि संकट जो है वो मुक्त टल जाए। जी। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो
लाए तेरो नाम। बस जाए मोरा सोना गला, बस जाए, बस जाए मोरा सोना गला, खिल जाए मुरझाया गला, जीवन में रस आए, जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। ईश्वर का नाम तो बुआ जी हमेशा ही जीवन में खुशियां ही लाता है और मन को इतना सुकून देता है कि बस पूछिए मत। और वैसे भी बिल्कुल। कोई विशेष काम हम जब करते हैं तो किसी प्रार्थना से या ईश्वर की आराधना से ही करते हैं। बिल्कुल, और करना भी चाहिए। हम सब तो यही चाहते हैं कि जो भी काम हम करें वो निर्विघ्न संपन्न हो, और जाहिर है कि खुशियां ही खुशियां रहें सबके दामन में। सबके लिए यही कामना करना ही चाहिए हम सबको, है ना? बिल्कुल। और कहते हैं कि भाई पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, पढ़ाई एक रास्ता है, लेकिन खेल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता बिल्कुल। है। और इसी बात को लोगों को बताने के लिए विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंग्रेजी में अगर इसे कहें तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और इसके अगर शॉर्ट फॉर्म में करें तो IDSDP, इस तरह से इसे बोला जाता है। बिल्कुल। तो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में खेल बहुत अहम योगदान रखता है। ऐसे में दुनिया भर में खेलों के प्रति जागरूकता लाने और उसके विकास के लिए प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है, और इस दिन दुनिया भर में कई तरह के खेलों का आयोजन भी किया जाता है। जाहिर है कि इसके लिए लोग प्रोत्साहित हों और रुचि जागे, इसलिए किया जाता है। वैसे तो हम खेल की अगर बात करते हैं तो आमतौर पर हम शारीरिक मानसिक बात करते हैं, लेकिन क्या शांति के लिए और देश के विकास के लिए भी इसका कुछ योगदान हो सकता है? इसके लिए खास तौर से ये दिवस मनाया जाता है। खेल की भूमिका और उसके योगदान के लिए, जागरूकता और उसके विकास के लिए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने IDSDP की मनाए जाने के लिए प्रस्ताव रखा, और ये 23 अगस्त 2013 को ये रखा गया था, और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल इसको मनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद 6 अप्रैल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की ओर से मान्यता मिलने के बाद इसे हर साल मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 1896 में एथेंस में 6 अप्रैल के ही दिन पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, लिहाजा 6 अप्रैल के दिन IDSDP मनाया जाता है, इसलिए ये तारीख तय की गई है। बिल्कुल, और बड़ा खास दिन था भाई, ओलंपिक की शुरुआत हुई हो और ऐतिहासिक जो अभी तक इतना सफल तरीके से आयोजन हो रहा है, तो उसको मनाने के लिए तो बात बनती ही है। और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर खेल संगठनों और खेल के विकास के लिए काम कर रहे संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाता है, और कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है खेल से संबंधित, जिसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये भी है कि खेलों द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाया जाए और सामुदायिक विकास, शांति और समझ को बढ़ावा दिया जाए। इस वर्ष यानी कि 2013 की जो इस दिन की जो थीम है वो है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट, यानी कि ये जो खेल है ये केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए जो है कुछ कर सकते हैं, शांति कर सकते हैं, आपस में मेल जोल बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सभी के लिए जरूरी है। यानी कि पूरे प्लैनेट जिस पर हम रहते हैं, धरती, उसके लिए बहुत कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। और वैसे ये जो जानकारी हम लोगों ने दी कि कब रखा गया समिति में, कब प्रस्ताव पास हुआ, ये सारी जानकारी हमारे साथियों ने भी साझा की है, तो सभी को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि प्लैनेट की बात तुमने कहा ना मंजू, की स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये जो इस बार की थीम है, इसमें जाहिर होता है कि खेलों को में वो ताकत तो है कि वो पूरी दुनिया को बदल दे, तो जाहिर है कि उससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं, सतत विकास, शांति, एकजुटता और लोगों के सम्मान को बढ़ावा देने में ये एक शक्तिशाली उपकरण के तौर पर कह सकते हैं कि हमारे साथ है। और जाहिर है कि शारीरिक मानसिक जो सुकून मिलता है व्यायाम से या खेल से, वो तो हो ही जाता है ना। बिल्कुल। और इसके अलावा महिलाओं, लड़कियों, युवाओं और विशेष व्यक्तियों को सशक्त बनाने में भी खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में भी खेलों का महत्व है। खेलों की
पहुंच जो है वो बहुत विशाल है, इनकी लोकप्रियता भी अधिक है। तो इनके सकारात्मक पहलुओं को पहचानते हुए खेलों का महत्व दुनिया भर के लिए और भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब ओलंपिक जैसे खेल होते हैं तो बहुत सारे देशों के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और आपस में खेलते हैं, तो बहुत सारे विचार साझा होते हैं और एक दूसरे से मेल जोल का आदान प्रदान होता है, विचारों का होता है। बहुत सारे खेल के नए नए पहलू सामने आते हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो भी नकारात्मक चीजें हैं उनसे अगर बचा जाए तो जाहिर है कि जिस उद्देश्य से ये दिवस मनाया जा रहा है वो सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के बहुत सारे खेल जो हैं उनमें अगर हम नाम लें तो हॉकी है, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस है, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे लॉन टेनिस हो, खो खो है, गुल्ली डंडा है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन, दौड़, तैराकी, शतरंज, और लगभग हमें लगता है कि अब वो क्षेत्र भी हमारे देश से अछूते नहीं रहे जहां कभी हमारे देश का कोई नाम नहीं था। आज उस क्षेत्र में भी हमारे जो खिलाड़ी हैं वो परचम लहरा रहे हैं। हाँ, और ये तो बाहर जाकर के खेलने वाले खेल हैं, लेकिन कई सारे बुआ जी ऐसे भी खेल है ना जो हम घर में बैठकर ही खेल लेते हैं। जैसे कि छुट्टियों के दिन होते हैं तो छोटे छोटे 7 पत्थर हम ढूंढ लाते थे और उसी से ना खेलना शुरू कर देते थे। और इसके अलावा जो पट्टी पर एक छोटी सी एक आकृति बना लेते, अंग बंग चौक चंग जिसको बोलते हैं, तो वो खेल भी, तो ये भी खेलों की श्रेणी में ही आते हैं, ये भी हमारा मनोरंजन करते हैं। कौड़ी से खेल होते थे, चौसर होता था, ऐसे अंटी गच्ची के तरह के भी खेल होते हैं जो आज लूडो में परिणित हो गया है। कुछ इस तरीके के खेल जो जमीन पर ही चौक से बनाकर खेला जाता था, ताश आदि भी खेला जाता है, और उसमें भी बहुत सारे अब तो नए नए खेल आ गए, बहुत सारे और बोर्ड गेम्स भी आ गए हैं जो कि घर में बैठकर भी खेले जाते हैं। तो लेकिन खेलते रहना चाहिए। हाँ, इससे थोड़ी दिमागी कसरत भी हो जाती है, टाइम पास भी हो जाता है, और बच्चों की जब छुट्टियां होती है तब उनका टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस समय ये खेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। बोलो कितने तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, बोलो बताओ। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। दो, पाँच, शाबाश। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, बोलो। चार कचरे कच्चे चाचा, चार कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के, पक्के कचरे कच्चे चाचा, कच्चे कचरे पक्के। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। पीठ ऊंची ऊंच की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंच की। पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की, है ना? राजू तुम भी गाओ। पीठ ऊंची ऊंट की ऊंचाई से नहीं होती, होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। होती ही है पीठ ऊंची ऊंट की। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे
तो बुआ जी इस तरह पहेलियों को सुलझाना ये भी खेल की श्रेणी में आता है। और कई बार तो पहेलियां इतनी कठिन होती थी कि दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था, फिर भी हल नहीं निकल पाता था। वर्जिश तो हो ही जाती थी। और ये तो ऐसा है कि जिसमें पैसा भी नहीं लगता है और मतलब मजा भी आता है और आपकी गायन शैली भी प्रखर हो जाती है। कभी कभी अगर गाने में कुछ आपको बताना है तो और वैसे अगर आप नहीं तो अंताक्षरी पर चले जाते हैं लोग। हाँ, पहेली बूझते हैं फिर अंताक्षरी खेलने लगते हैं। खास तौर से जब लाइट चली जाती थी तब हम लोग ये सब बहुत करते थे। हाँ बिल्कुल, तब भी करते थे। और इसके अलावा जब हम ट्रेन में जाते हैं ना बुआ जी और ग्रुप में अगर यात्रा करते हैं तो देखिए ट्रेन में यात्रा करते समय वो समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय सब मिलकर के जब हम अंताक्षरी खेलने लग जाते हैं, गीत गाने लग जाते हैं, समय बड़ा आसानी से कट जाता है और मनोरंजन भी हो जाता है। और ये जो पहेलियां होती है ये सचमुच हमारे दिमाग की इतनी कसरत कर देती कि उसके बाद फिर जब वापस स्कूल चालू होते थे तो दिमाग बिल्कुल एकदम बराबर लाइन पर रहता था। लेकिन भाई जब घूमने की बात की है तो चलो बूंदी चलते हैं, है ना? बिल्कुल चलते बूंदी हैं। जो है या राजस्थान में है। बिल्कुल राजस्थान का एक जिला है ये और ये जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर है और कोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बूंदी जिला पहाड़ों से घिरा हुआ है, चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ियां भी, बड़े पहाड़ भी और छोटी पहाड़ियां भी, वो भी देखने को मिलती हैं। यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक और ऐतिहासिक देखने योग्य स्थान है। बूंदी जिले को छोटा काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे शिव मंदिर भी हैं। और बुआ जी मैं बता दूं आपको कि ये बूंदी और कोटा ये राजस्थान में इतने प्रसिद्ध है कि वहाँ के अगर आप लोकगीत सुनेंगे ना तो वहाँ कोटा बूंदी का बहुत नाम आता है। बहुत नाम आता कोटा है। बूंदी जयजोरी, वहाँ से लाजो मारे लिए एक तारारी चुनड़ी, इस तरह के बहुत सारे लोकगीत वहाँ गाए जाते हैं। भाई जाहिर है कि लोकगीत जो होते हैं वहाँ के स्थानीय स्थानों के नाम तो उसमें जरूर रहेंगे। और बूंदी के लिए हमारे साथी ने ये भी लिखा है, जैसे काशी तुमने बताया वैसे ये लिखते हुए इन्होंने ये भी बताया कि परिंदों का स्वर्ग और सिटी ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला अपनी प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इन्होंने भी यही सब लिखा है, हवेलियां हैं, झरोखे हैं। तो इसमें घूमने की जगह अगर हम बात करें तो हम बता दें तारागढ़ का किला है, ये बहुत प्रसिद्ध है और इसे बूंदी किला भी कहा जाता है। ये अरावली पर्वत श्रेणी में नागा पहाड़ी पर बना हुआ है। ये हाड़ोती नाम के क्षेत्र में स्थित है। ये 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है और इसका निर्माण 1354 ईस्वी में बूंदी के संस्थापक रविदेव हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ फोर्ट में बहुत सारी जगह हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये जगह है हथिया पोल, रंग मंडप, रंग विलास, रतन दौलत, रतन विलास, दीवाने आम, दरीखाना, बादल महल है, फूल महल है, छत्र महल है। और ये जो महल बने हैं इसमें बहुत सारे भित्ति चित्र भी हैं जो बहुत सुंदर है। बिल्कुल। और तारागढ़ दुर्ग में सबसे आकर्षित करने वाला जो स्थान है वो है चित्रशाला, जहां आपको बहुत सुंदर पेंटिंग देखने को मिलेगी। उम्मेद महल के नाम से प्रसिद्ध इस भव्य चित्रशाला का निर्माण राजा राव उम्मेद सिंह ने 1749 से 1773 के बीच करवाया था। इसकी दीवारों पर जो चित्र है उनकी विषय वस्तु है संगीत, राग रागिनियां, प्रेमाख्यान, राजकीय समारोह, गोवर्धनधारी, चीरहरण, राम विवाह और ढोला मारू। अब ये शायद ढोला मारू के बारे में भी शायद लोगों को ज्यादा पता ना हो। नहीं, ये तो स्थानीय चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं पता है। लेकिन जाहिर है कि बूंदी की खास जगह है तो थोड़े ही आसपास के लोगों को पता होगा। और इन रंगीन चित्रों में मुगल और मेवाड़ शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साज सज्जा में हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से पुरुष और नारी आकृतियां अंकित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो है लाल, नीले, काले, पीले वर्णों द्वारा वेशभूषा का अंकन किया गया है। तारागढ़ दुर्ग में बूंदी जिले का बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ आकर खास बात यह है कि सूर्यास्त का भी आनंद ले सकते हैं जो बहुत सुंदर लगता है। हाँ, इसके अलावा एक और जो दूसरी चीज है देखने की वो है सुख महल। सुख महल जैत सागर के किनारे बना हुआ, जैत सागर एक झील का नाम है और बहुत सुंदर है। इसका मुख्य आकर्षण जैत सागर के किनारे सफेद मार्बल से बनी सुंदर छतरियां हैं। यहाँ के शासक जो थे वो इसे गर्मियों में समर पैलेस की तरह इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि ये ठंडक प्रदान करता है। यहाँ से जैत सागर का सुंदर नजारा देखने को मिलता है। इस महल में एक हॉल और ऊपर गुंबदाकार 2 कक्ष हैं। ऊपरी भाग में आयताकार छतरी है और यहाँ से प्रकृति का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। तो कह सकते हैं ना कि आप जो पौराणिक स्थल हैं वो तो आप देखेंगे ही, उसके संग संग आप प्रकृति का भी आनंद लीजिए। राजकीय संग्रहालय भी देखिए, यहाँ पे सुख महल परिसर में स्थित है और यहाँ जो है प्राचीन वस्तुओं का संग्रह जैसा होता है संग्रहालय में। बूंदी जिले के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। प्राचीन वस्तु जैसे हथियार, मूर्तियां, वेशभूषा, तलवार, बंदूक, पेंटिंग और बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। ये संग्रहालय
सोमवार को बंद रहता है, इस बात का ख्याल रखें। वैसे जितने भी संग्रहालय हों, चाहे आप कहीं के चिड़ियाघर हों, जितने भी सरकारी जो भी चीजें हैं, ये प्रत्येक सोमवार को बंद रहती हैं ताकि रविवार को पर्यटक जो है उसे देख सकें। तो ये लगभग सामान्य सी जानकारी हमारे सभी साथी याद रखेंगे जब भी कहीं घूमने जाएं। इस तरीके के जो भी संग्रहालय होते हैं, जू होते हैं, जो भी म्यूजियम होता है, या कोई खास अगर किला है जो खोला जाता है सामान्य जन के लिए, वो सोमवार को बंद रहता है। हाँ, तो ऐसा ना हो कि आप सोमवार को चले जाएं और निराशा हाथ लगे। अब इसके बाद जो जगह है देखने की वो है जैत सागर झील। ये झील पहाड़ियों के बीच बनी हुई है और इसलिए काफी सुंदर है और आकर्षक भी है। ये झील काफी बड़ी है और इसमें कमल के सुंदर फूल खिले रहते हैं। इस झील के एक तरफ सुखमहल देखने को मिलता है और यहीं पर सिद्धनाथ महादेव मंदिर और परशुराम महादेव मंदिर भी है। यहाँ बहुत सारे गार्डन है जहाँ से झील का नजारा आप देख सकते हैं। झील के बीच में छतरियां भी बनी है। जब झील ओवरफ्लो होती है तब जो नज़ारा होता है वो बड़ा ही अद्भुत होता है। तो इसलिए जब आप अगर यहाँ आते हैं तो आप एक बहुत अच्छा समय बिताकर यहाँ से जाते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी जब पानी भरा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। नवल सागर झील है, ये भी झील जो है बूंदी मुख्य शहर में स्थित है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली है। इस झील के किनारे नवल सागर पार्क बना है और यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सुंदर लगता है। और झील के किनारे कई सारे प्राचीन मंदिर भी हैं जिनकी मूर्तियाँ जो हैं, मतलब उसमें सब में किसी न किसी में, मतलब सब में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है, तो इसे देखना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ जाकर जब आप गाइड करेंगे और वो आपको बताएंगे उनकी विशेषताओं के बारे में, तो आपको जानकारी मिलेगी। वो अजीब और बहुत सारी जगह घूमने चलेंगे, लेकिन अब एक गीत सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल। पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ा
तो भाई अभी तो और भी जगह है, चला जाए हाँ, आगे। बिल्कुल चलते हैं। अब हम चलते हैं नागर सागर कुंड, है ना। तो ये कुंड बूंदी मुख्य शहर के मुख्य मार्केट एरिया में स्थित है। इस कुंड में नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है जो बहुत आकर्षक लगती है, और इसका निर्माण 1871 से 1875 के बीच करवाया गया था। ऐसे ही ये रानी जी की बावड़ी, ये भी मुख्य शहर में ही है, और इसकी दीवारों पर, प्रवेश द्वार पर, कंगूरे और स्तंभों पर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। बावड़ी में भी नीचे उतरने के लिए 100 से अधिक सीढ़ियां हैं, और इस बावड़ी में अलंकृत द्वार, सुंदर तोरण, देवी देवताओं की प्रतिमाएं और भित्त चित्र बने हैं। बावड़ी में पश्चिम दिशा से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, और सीढ़ियों के निकट दोनों ओर राजपूत शैली के 12 स्तंभों से युक्त छतरियां हैं। इसके प्रवेश द्वार की छत जो है मेहराबदार है, और दोनों द्वार के ऊपर भी 8 स्तंभों वाली एक एक छतरी बनी हुई है। और इसके बाद जो एक और आकर्षक है, यहाँ आकर्षण है, वो है 84 खंभों की छतरी, और ये मुख्य बूंदी शहर में स्थित है और बहुत खूबसूरत है। ये एक बड़े चबूतरे के ऊपर बनी हुई है। इस छतरी में 84 खंभे हैं जो इस छतरी का मुख्य आधार है। ये छतरी 2 मंजिला है। इस छतरी के चारों ओर लगी पत्थर की जो पट्टियां हैं उस पर बड़ी आकृतियों के हाथी, घोड़े और अन्य पशुओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। साथ ही शिव पार्वती, राधा कृष्ण, विष्णु का वाराह अवतार, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ढोला मारू, गजलक्ष्मी, समुद्र मंथन जैसे पौराणिक विषयों को बहुत मनमोहक और आकर्षक ढंग से यहाँ उकेरा गया है। छतरी के अंदर की छत पर अप्सराओं, संगीतज्ञों के साथ साथ हाथियों की लड़ाई, नृत्य, बांसुरी और बीड़ा बजाते हुए हिरण, मतलब बीड़ा बजाते हुए लोग, हिरण आदि श्रृंगार से सुसज्जित नायिकाओं के मनमोहक भित्त चित्र भी अंकित हैं। और इसके अलावा भी कई सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं, जैसे कि बाणगंगा, शिकार बुर्ज, चौथ माता मंदिर, रामेश्वरम जलप्रपात, इंदरगढ़ का किला, केशवराय मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर, दुगारी का किला, रतन सागर झील, भीमलत बांध, हिंडोली का किला, क्षार बाग, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। और यहाँ कब जाना चाहिए बुआ जी हम बताएंगे, लेकिन एक यहाँ पर हम अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। तो बुआ जी तो भाई देखो ऐसा, हाँ, मतलब हम फिर हाजिर हो गए क्योंकि अभी पहुंचना है और कहाँ कहाँ से पहुंचना ये बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो बारिश के बाद जो है वो माहौल अच्छा हो जाता है, तो मौसम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि भाई राजस्थान है, सभी जानते हैं कि सर्दियां भी जबरदस्त पड़ती हैं, गर्मी भी उतनी ही तेज पड़ती है। तो ध्यान रखें इस चीज का। निकटतम हवाई अड्डा जो है वो जयपुर है, और ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो बूंदी पर भी रेलवे स्टेशन है, और कोटा मुख्य स्टेशन है, यहाँ से आसानी से बूंदी पहुंचा जा सकता है। तो भाई मौसम का ख्याल करते हुए घूमिए। हाँ बिल्कुल, बूंदी घूमने आइए। और अगर आपको ऐतिहासिक जगह देखने का अगर ज्यादा शौक है तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी जगह। हमने बताई दी इतनी ढेर सारी जगह और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हमारी भाभी बूंदी की हैं तो इस बार जरूर जाएंगे घूमने। तो भाई देखो बताने का ये असर होता है, इसीलिए तो हम बताते हैं। बिल्कुल, ये सारी जगह हैं, आप घूमिए। हाँ, और अब एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। थाने का जलियो बना लूं, मारे नैना मेरा मालू, थाने का
गोरी पलका में नींद कैया आवेली, गोरी पलका में नींद कैया आवेली, आवेली गोरी पलका में नींद कैया आवेली। तुम्हारी पलका पालनी ये झुलावली, झुलावली पलका पालनी ये झुलावली। हो हमारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। हमारे नैना तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने चंदन हार बना लूं, थाने चंदन हार बना लूं, हारे हृदय को लगा लूं, चुनरी में लुटाए थाने राखूंगी। हो चुनरी में लुटाए थाने राखूंगी। गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, गोरी चुंदड़ी लहर लहरावेली, लहरावेली चुंदड़ी लहर लहरावेली। भोला प्राणा में प्रीत जगावली, जगावली प्राणा में प्रीत जगावली। हो हमारे हिवड़े तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। हमारे हिवड़े तो दूर दूर कैया जाला जी, ढोला कैया जाला जी। थाने मोतीड़ो बना लूं, थाने मोतीड़ो बना लूं, हारे होठा तू लगा लूं, राजनथली में बांध कर रखूंगी। हो राजनथली में बांध कर रखूंगी। थाने का जलियो बना लूं, हारे नैना में रमा लूं, राज पलका में बंद कर रखूंगी। हो राज पलका में बंद कर रखूंगी। बुआ जी, देखिए पुराना जो समय है घर में बिताया हुआ, बड़े बुजुर्गों के साथ बिताया हुआ, माता पिता के साथ बिताया हुआ, वो समय अक्सर याद आता है। वो याद इसलिए भी आता है क्योंकि उनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जब भी छुट्टियां होती थी ना, गर्मी की छुट्टियां, तो प्रतिवर्ष माँ कुछ ना कोई नया काम सिखाती थी। कभी उन्होंने हमें सिलाई सिखाई, कभी बुनाई, कभी कढ़ाई, कभी अलग अलग तरह के पापड़ बनाना सिखाया, और बहुत सारे जो घरेलू कार्य होते हैं बाहर के, कभी बैंक के काम भी उन्होंने हमें बहुत सारे सिखाए कि किस तरह से जाकर के बैंक के काम निपटाने चाहिए। तो उसी फहरिस्त में एक नाम है कि माँ ने जब हमें खाना बनाना सिखाया, तो उनके साथ में वो भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। सब श्रोताओं की भी बहुत सारी यादें जुड़ी, उन्होंने भी हमें लिख करके बताया है कि क्या क्या उन्होंने माँ से सीखा। तो पहले पहले लगता था ना बुआ जी कि ये काम बड़ा कठिन है, कैसे इतने लोगों का खाना बनाया जाए, लेकिन माँ का जो अनुभवी हाथ है, उनकी जो बातें हैं, धीरे धीरे उन्होंने इस तरह वो चीजें सिखाई कि बस अब ऐसा लगता है कि बस मिनटों में हो जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं सीख पाए हैं। हमारे साथी ने लिखा है, साल 1974 में नौकरी मिली, तब हम 5 सहकर्मी किराए के रूप में साथ साथ रहते थे। तब बाहर लॉज में खाने में मजा नहीं आ रहा था। तब मेरे सहकर्मी में से एक मित्र ने सोचा कि इससे बेहतर है हम खुद खाना बनाएं। बाकी तीनों को छोड़ हम दोनों मित्र ने तय कर लिया, सोने पर सुहागा। हमारे रूम के साथ एक किचन भी था। रसोई के लिए जरूरी बर्तन सामान हम घर से लाए, बाकी चीजें खरीद कर ले ली। रसोई बनाने या रोटी बनाने का अनुभव कुछ भी नहीं था। शुरू शुरू में भारत के नक्शे जैसी रोटी बेलने के साथ हुई। वो कच्ची पक्की दाल चावल सब्जी बनाने में कुछ न कुछ मिर्च मसाला कभी कम कभी ज्यादा पड़ता। बाद में सब ठीक ठाक होने लगा। तब अगले साल 1975 में ही हमारी शादी तय हो गई और मेरी बीवी भी सर्विस करती थी, तो मुझे रसोई काम में थोड़ी बहुत मदद कर लिया करता था। तो भाई अच्छी बात है, सीखना तो चाहिए। हाँ। लेकिन इन्होंने खुद सीख लिया। ट्रायल एंड एरर वाला मामला था। बुआ जी, एक बात यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण है कि जब शुरुआत में हम खाना बनाना सीखते हैं ना, तो खाना बहुत बड़ा उटपटांग बनता है। रोटी जैसे कि इन्होंने लिखा कि नक्शे की तरह बनती है, दाल में कभी नमक है नहीं है, ज्यादा है। लेकिन हमारे जो माता पिता है वो उस भोजन को भी बड़े चाव से तारीफ करके खाते हैं। तब लगता है बहुत एक संबल मिलता है और लगता है कि नहीं, हम भी इस बात में या इस काम में माहिर हो ही जाएंगे। एक श्रोता हमारे ये लिखते हैं कि माँ ने खाना बनाना सिखाया, पर आप जानती हैं जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहां पर सिर्फ माँ
की ही जिम्मेदारी मात्र नहीं रह जाती, घर में चाची, दादी, बुआ सबसे सीखने मिलता है। मैं उन सौभाग्यशाली में से हूँ जिसने सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि घर के सभी बड़ों से सीखा और आज मेरे हाथों का खाना सबको पसंद आता है। मेरी माँ ने सबसे पहले आटा उसनना सिखाया और मेरे हाथों से गुथा आटे की तुरंत आप नरम रोटियां बना सकते हैं, यही मेरी ट्रेनिंग है। क्या बात है। हमारी साथी लिखती है, वाह सुंदर विषय, मैट्रिक परीक्षा के बाद भात और रोटी बनाना सीखा। आटा के चकले पर रखकर हाथ और चकले को घुमाती थी तो गोल रोटी बनाने के लिए तब नानी ने बताया तुम्हें नहीं घूमना है, परथन लगाकर अपने हाथ को गोल गोल हल्के हल्के घुमाना है, तब रोटी घूमे। तो मतलब रोटी को घुमाना है, पर उस समय तो ये बड़ी कठिन लगती थी, रोटी घूमती ही नहीं थी, चिपक जाती थी, परथन ज्यादा लगाने पर रोटियां कड़ी कड़ी हो जाती थी, जिसे कोई खाना ही नहीं चाहता था। तो इन्होंने फिर भाई मुस्कुराता हुआ चेहरा भी भेजा है, फिर इन्होंने लिखा कि पर नाना जी ने उसे दूध में डालकर खाते थे। हाँ। क्या बात है भाई, देखो बच्चे जो होते हैं ना ऐसे, हाँ, तो नाना जी उसे दूध में डालकर खाते थे, फिर नानी सारा रोटी बना लेती थी, 4 आटे की लोइयां छोड़ देती थी जिसे हम खुद बनाते थे और खाते थे। शादी के बाद ससुराल में आकर तो इतनी रोटियां बेली कि पूछिए मत, एक जन बेलती थी तो दूसरी जन कोयले के चूल्हे पर सेकती थी। हाँ, यानी मेंबर ज्यादा हो तो 2 मिलकर काम करना पड़ता है। और एक हमारी और साथी ये भी लिखती है कि जब मैं 7 साल की थी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, मेरी मम्मी ने पलंग पर सोते सोते खाना बनाना सिखाया था। 1 महीने के आराम में मम्मी ने काफी कुछ सिखाया। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 7 साल की उम्र में मैंने पूरन पोली बनाई जो आज मेरी पहचान बन गई है। मेरे घर खाने पर आने वाले पूरन पोली और मालपुए और दूध पाक की फरमाइश करते हैं। क्या बात है। तो भाई देखिए ऐसा है कि भाई करत करत अभ्यास थे तो चीजें जो होती हैं आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, एक तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं। लिखा है, मेरे माता पिता दोनों नौकरी पेशा थे और कभी कभी माता जी को स्कूल जाने में देर होने लगती तो बड़ा होने के नाते मुझे ही कहती कि दाल चावल का कुकर चढ़ा लेना, कितना पानी दाल में डालना है चावल में डालना बता देती। कुकर के प्रथम पाठ से शुरू करते हुए सब्जी रोटी बनाना सीख लिया। बेरोजगारी के दिनों में तो ये रोज का ही काम था, लेकिन नौकरी में आने के बाद अकेले रहने पर यह सब काम आ गया। और इसके अलावा कभी पत्नी की तबीयत ठीक ना हो तब भी भूख लगती तो उस दिन भी ये विद्या काम आ जाती थी। पता नहीं अपने देश में पुरुषों का किचन में घुसना बुरा क्यों समझा जाता है। तो और आजकल की तो ये जरूरत बन गया बुआ जी, क्योंकि बच्चे जो है पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, अकेले रहते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, तब भोजन बना अगर आता हो तो खुद बना करके खा सकते हैं भाई। लेकिन हमारे साथी ने कहा ना जैसे कि पत्नी बीमार पड़ जाती है तो ऐसे समय में भी कितना आवश्यक है, तो चीजें जो है, हुनर जो है वो हमेशा काम आता ही है। है ना। एक और श्रोता का कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद गीत सुनवाएंगे कि खाना बनाना तो मुझे मेरे बाबा ने सिखाया था, पर जब 8वीं कक्षा में थी तब माँ दादी के साथ सवेरे तड़के चाय पीकर जाती थी खेत में और बाबा ड्यूटी पर 9 बजे जाते थे। गांव में ही उनकी पोस्टिंग हुई थी सरकारी दवाखाने में और स्कूल में 11 बजे जाती थी। एक बहन सवेरे तो बाबा मुझे सब्जी काटना, प्याज काटना, कैसे धोकर बघारना, तेल मसाले कितने डाले, फिर आटा कैसे गूंथे, रोटी कैसे बेले, ये सब सिखाते थे। एक बात मैं रोटी उनके जैसी आज तक नहीं सीख पाई, पर छोटी सीखी, पर मैं सब्जियां बनाने में माहिर हूँ। आज भी गांव गई हम बहनें तो एक रोटियां तो मैं सब्जियां और चावल बना लेती हूँ। सबसे छोटी पहले जैसी रानी के ठाट में आराम कर मजे से खाती है। जहाँ 3-4 बहनें हो ना बुआ जी, वहाँ ये समस्या आती है। हाँ, समस्या कह सकते हैं। ये तो एक रवायत होती है, कहीं कहीं छोटी बहनें काम करती हैं, बड़ी आराम करती हैं। हाँ। तो निर्भर करता है कि कौन पहले क्या चीज ले लेता है। हाँ। तो ये अपना अधिकार लेने की बात है, लेकिन फिलहाल हमारे श्रोताओं का ये अधिकार है कि वो गीत सुन सकते हैं। जी। तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। मंदिर था मन मेरा, बुझा दीप था जीवन मेरा, प्रतिमा के पावन चरणों में मैं दीपक बन कर लुकाया, तुमसे ही घर
सुहावन, माँ तुमसे मेरा घर आंगन, आंचल की ममता माया में पाई सुख की शीतल छाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। कैसे हो गुणगान तुम्हारा, जो कुछ है वरदान तुम्हारा, तुमने ही मेरे जीवन के सपनों को सच कर दिखलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर कहलाया। आंखें मेरी ज्योति तुम्हारी, रह न गई राहें अंधियारी, रहने दो मेरे माथे पर, माँ तुमने जो हाथ बढ़ाया, तुमसे ही घर घर कहलाया, तुमसे ही घर घर। बुआ जी, और कुछ श्रोताओं ने भी अपने अनुभव लिख भेजे हैं, तो वो भी बताते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई बहनों में बड़े होने के कारण क्लास 5th की गर्मी की छुट्टियों से माँ ने चाय और नूडल्स ब्रेड सेकना सिखाया। एक बार भिंडी बनाया तो थोड़ा धोया, इतना मन लगा कर कि भिंडी पकने में गीली सी हो गई। अच्छा, इतना धो दिया। डांट पड़ी, लेकिन खाना बनाना उसके बाद मन पसंदीदा शौक हो गया। शुरू में हर 2 मिनट में मम्मी से पूछते थे अब क्या डालें सब्जी में। धीरे धीरे क्लास 8th तक पापा मम्मी के फ्रेंड्स जैसे रिश्तेदार 40-45 लोगों का अकेले बनाने लगे। तारीफ बहुत मिलती थी, माँ को आराम भी मिलता था। यानी कि जब आए मम्मी पापा के रिश्तेदार और फ्रेंड्स आए तो उन्होंने खाना बनाया और बड़ी तारीफ मिली। तो भाई देखो, ये होता ही है। और ये जो खाना बनाने की विद्या की बात चूंकि चल रही है और ये माना जाता है कि ये एकाधिकार जो है हम बहनों का ही है, तो ऐसा नहीं है। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी चीजें साझा की हैं। ये हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं, यानी कि हमारे भाई बंधु हैं ये लोग। माँ से तो खाना बनाना सीख नहीं पाए, पहले पढ़ाई के लिए बाहर रहे, फिर जब उनके पास रहने का समय आया तो वो हमें छोड़ गई। मुझे खाना बनाना मेरी नानी जी ने सिखाया। कई तरह के मसाले और चटनियों की रेसिपी उनके हाथों से लिखी हुई मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में है, जिन्हें मैंने बहुत संभाल कर रखा है। अचार, मुरब्बा वगैरह बनाना भी मैंने उन्हीं से सीखा। वे बहुत अच्छा खाना बनाती थी, खास तौर पर गेहूं के आटे का हलवा। आज वो भी हमारे बीच नहीं है, पर उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया जो आज हमारे काम आ रहा है। तो भाई क्या बात है। और आटे का हलवा बनाना ये वाकई बड़ी हुनर की चीज है। हाँ, और सिर्फ बड़े बुजुर्गों ने, नानी ने, दादी ने केवल हमें खाना बनाना ही नहीं सिखाया बुआ जी, कि मसालों की सार संभाल किस तरह की जाए ये भी उन्होंने सिखाया। इसके अलावा किस में कौन सी चीज डाले तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी, कौन सी चीज नहीं डालना चाहिए, कौन सी हानिकारक है, ये सब भी जो गुर है ये भी उन्होंने हमें सिखाया। तो वो एक धरोहर के रूप में हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में खाना बनाना सीखने की बात से याद आ रहा है कि बड़े परिवार में इतनी चाची, ताई और नानी, घर में मामियां, सब हम ही लोगों का लाड किया करती थी। अपना नंबर तो आता ही नहीं था, फिर भी मम्मी ने कुछ सिखाया, रोटी सिखवाई। मजे की बात यह हुई कि पढ़ते पढ़ते मेरी शादी हो गई। ससुराल में अंगीठी पर खाना बनता था। मुझे रोटी सेकने को कहकर सासू माँ ऊपर अपने कमरे में चली गई। जब आई तो कुछ रोटियां सेक कर पीछे अलग से रखती जा रही थी छुपाकर। मम्मी जी बोली वहां क्यों रख रही हो? तो मैंने धीरे से कहा मैं खा लूंगी, वो जल गई थी। फिर करते करते सीख गई। तो भाई ऐसा तो नहीं कि सारी जल गई थी, किसी खाने के लायक नहीं बची थी। वैसे हम बहनें यही करते हैं, जो थोड़ी बहुत 19-20 रोटियां होती हैं, 19 रोटी होती है, वो हम किनारे रख देते हैं या सबसे नीचे रख देते हैं कि हम खा लेंगे, लेकिन बाकी लोग अच्छे से खाएं। हालांकि दूसरों के लिए अच्छी रोटी। जी, तो ये तो एक अपने अपने स्नेह की बात है, परिवार के लिए एक सम्मान की बात है। जी, बातें और होती रहेंगी। हम एक गीत सुनते हैं तब आगे बढ़ते हैं, है ना। खन
जी जो खाना सीखने की बात चल रही हाँ। थी, एक हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि आज मेरे बेटे ने बनाया खाना सवेरे, मेरे ऑपरेशन के बाद माँ चली गई है गांव तो वो ही बनाता है खाना। तो ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां हैं इन छोटी छोटी बातों में कि जब हमारी तबीयत खराब हो और बच्चे अगर खाना बना के देते हैं तो मन को कितनी खुशी मिलती मन है। को खुशी मिलती है, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर साझा करेंगे कि खाना बनाना सीखना कितना जरूरी है। कि कभी कभी जब आपके पास ऐसी इमरजेंसी आती है और आपको बनाना पड़ता है और आपने ध्यान नहीं दिया है तो क्या स्थिति होती है। इसमें एक वाकया याद आ रहा है कि हमारे एक साथी थे, वो पुरुष मित्र थे, वो बाहर कहीं गए और उन्हें जरूरत पड़ी ऐसे ही, फिर लगा कि बहुत दिन से बाजार में खाना खा रहे हैं, चलो दाल बना लेते हैं। दाल तो बहुत आसान है, नमक हल्दी डाला और चढ़ा दिया। तब कुकर नहीं होता था, पतीले में उन्होंने भगोने में दाल चढ़ा दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया और वो पानी जब लाल हो जाता है, अब हमारे सब साथियों को याद आ रहा होगा कि कैसे वो नमक हल्दी जब पड़ता है दाल में और उसका पानी लाल हो जाता है। अरहर की दाल जब बनती है तो उसका जब लाल हो गया पानी तो वो घबरा गया, उन्होंने गिरा दिया पानी, फिर नमक हल्दी डाला, फिर चढ़ाया, फिर पानी गिराया। तो 5-6 बार उन्होंने ये क्रिया की जब, तो उसके बाद अंत में उन्होंने वो दाल फेंक दी। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पानी लाल रंग का क्यों हो रहा है। लेकिन अगर जरा भी ध्यान देते और सीख चुके होते तो उन्हें ये पता होता कि ये फिर बाद में पक के पीली हो जाएगी ये दाल। तो इस तरह से ध्यान देने से बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी हम फंस जाते हैं और जरूरत आ ही जाती है। बिल्कुल। तो आना सब चीज चाहिए। और ये जो छोटे छोटे टिप्स है ना, ये हमें हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वही हमें सिखाती है। यानी गुरु की जरूरत हमेशा हर जगह पर होती है। कहीं कहीं नाना नानी भी है भाई। जी बिल्कुल। और इन्हीं बातों से हमें खुश हो जाना चाहिए कि हमने खाना बनाना सीख लिया, या आज अच्छा भोजन बना, या सबने तारीफ की। और वैसे खुश रहना तो सब चाहते हैं बुआ जी, लेकिन खुशी उनके पास से कब गुजर जाती ये उन्हें पता ही नहीं चलता। उन्हें किसी बड़ी खुशी का इंतजार रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि खुशी कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि दुकान पे मिलती है उसे खरीद लाएं। ये तो एक मन की अवस्था होती है, और मन को अगर आपने तैयार किया है खुश रहने के लिए तो आप हमेशा खुश रह पाएंगे। अन्यथा बड़ी बड़ी बातें भी आपको खुश नहीं कर पाएंगी। या यूं कहें कि अगर एक खुशी हमारे पास आई तो हम अगली का इंतजार जो करने लगते हैं, तो जाहिर है कि जो ये समय है हमारे पास, हम उसे भी गंवा देते हैं कहीं ना कहीं अगले की प्रतीक्षा में। या यूं कहें कि कभी कभी तो हम अतीत की अपनी जो गुजर चुका है उसको याद कर दुखी होते हैं कि वो समय क्यों गुजर गया, बहुत खुशी भरा वो दिन था। फिर जाहिर है कि हम इसके लिए कहीं ना कहीं कोई महंगा सामान खरीदने चले जाते हैं या किसी अन्य पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, ताकि जो वर्तमान है उससे हम कहीं दूर हो जाएं, या हम इसको भुला दें कहीं, या कहीं हमारे अवचेतन मन में चला जाए, हम इसको देख ना पाए। तो कहीं ना कहीं ये पलायनवादी प्रवृत्ति होती है और ये तो खुशियां नहीं देती। बिल्कुल। और इसके बाद हमें इंतजार रहता है कि कुछ और चीज खरीदेंगे तब हमें कोई बड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन होता यह है कि ये जो भौतिक चीजें हैं ये हमें ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रख पाती है, बल्कि इन छोटी छोटी घटनाओं में ही खुशी महसूस। तो असली खुशी महसूस करने के लिए हमें अपने अंतरतम की आवाज को सुनना होगा, उसे पहचानना होगा, और नजरों और मन को कुछ इस तरह से हमें तैयार करना होगा कि छोटी छोटी बातों में भी खुशी नजर आने लगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए तो कल दिवस मनाया हम लोगों ने, अंतरात्मा दिवस। और शायद इसीलिए कि हमको अपने अंदर झांकना होगा, देखना होगा। बाहर की चीजों में हम कब तक भागते रहेंगे। और वैसे भी जैसे होता है ना कि अभी कोई छोटी सी चीज आ गई, अब जैसे हम पहले बहुत छोटी छोटी चीजों में, किसी घर में मिक्सी आ गई, किसी ने टेलीविजन खरीद लिया, तो हम कहते चलो सेलिब्रेट करते हैं, यानी खुश होते थे। अब लगता है अरे ये क्या है, अरे टीवी खरीदना तो बड़ी सामान्य सी चीज है, इसमें क्या खुश होना। अरे साइकिल ही तो खरीदा है, कार ही तो खरीदा है, कोई खास कार खरीदते मतलब कम से कम 20-30 लाख वाली तब देखा जाता है ना। तो अब लोग संकोच भी करते हैं, इनसे क्या पार्टी मांगना, अरे इनके पास तो बहुत पैसा, इन्होंने ये खरीद लिया तो क्या हो गया। ऐसा नहीं है। आसपास खुशियां तलाशिए, अपने पास में अगर तितली भी उड़ रही है तो उसे देखकर खुश होइए। हाँ, बच्चे की किलकारी देख करके खुश हो सकते हैं, घर की बगिया में अगर कुछ फूल खिले तो उन्हें देखकर खुश हो जाइए। और प्रकृति से तो हम खुश रहना बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। बुआ जी देखिए, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, तेज गर्मी पड़ती है, सब कुछ मुरझा जाता है, लेकिन अगले ही पल जब थोड़ा सा मौसम बदलता है, फिर से पत्तियां खिल जाती है, फिर से फूल खिल जाते हैं, और फिर से प्रकृति हरी भरी हो जाती है। रोज देखो सुबह सूरज फिर से निकलता है ना, उतनी खुशी के साथ। बिल्कुल। तो इन सब बातों से भी हम खुश रहना सीख सकते हैं। बिल्कुल। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये
मुस्काना चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, पहले भी बहुत। हाँ तो बुआ जी, हम बस इन छोटी छोटी खुशियों का उत्सव मनाते रहें, सब खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।